भी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बारात को। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ होती है दुल्हन, जो कि होती है माधवी। यहाँ पर माधवी के पास एक बॉक्स रखा होता है, वो उसे उठाकर खोलती है तो उसमें से एक लेटर निकलता है। उसे पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं राकेश को, जिसने वो लेटर भेजा होता है। राकेश माधवी झूठे प्यार का नाटक करता है। यहाँ पर वो लेटर भेजकर किसी और के साथ अपनी रात बिता रहा होता है। यहाँ पर दरवाजे पर एक दस्तक होती है। राकेश दरवाज़ा खोलता है तो दूसरी तरफ माधवी होती है, जिसे देखकर राकेश चौंक जाता है। वो माधवी से सिर्फ उसकी दौलत के लिए झूठे प्यार का नाटक करता है। माधवी उससे कहती है कि वो सब कुछ छोड़कर राकेश के पास आ गई है। यहाँ पर वो बताती है उसकी शादी हो रही थी पर वो उसे भी छोड़कर आ गई है। राकेश इस बात से गुस्सा होता है और माधवी से कहता है कि दौलत के बिना ज़िंदगी नहीं चलती। माधवी पर्दे के पीछे किसी के पैर देख लेती है। जाकर पर्दा खोलती है तो वहाँ पर सब्बो होती है, जिसे राकेश अपने पास लेकर आया होता है। यहाँ पर वो राकेश से गुस्सा होने लगती है और उससे भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं माधवी अपने घर पहुंचती है तो वहां से बारात जा चुकी होती है और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया होता है। लोग सामान उठा रहे होते हैं और माधवी को कोस रहे होते हैं। यहाँ पर माधवी अपने मामा जी के कमरे में आती है, जहाँ पर वो उनसे कहने लगती है, मैंने आपकी इज्जत डुबो दी, आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं। यहाँ पर अपने मामा को उठाने लगती है पर उसके मामा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, जिसे देखकर माधवी जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। वो उस जगह को छोड़कर स्टेशन पर आती है, जहाँ पर उसे कई लोग मिलते हैं जो उसे भला बुरा कह रहे होते हैं। वो अंदर आती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। यहाँ पर वो बच्चा उसकी सहेली का ही होता है। दोनों काफ़ी दिनों बाद मिलती हैं। माधवी उसे देखकर पूछती है कि ये सब क्या हो गया। वो बताती है, शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया है क्योंकि मेरे पास उनके कुल का चिराग है। वो माधवी को बताती है कि उसकी ससुराल नैनीताल में है और आज तक उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं देखा है। यहाँ पर वो माधवी से कहती है, तुम मेरे साथ चलकर मेरे ससुराल में रह सकती हो, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरी बहन हो। यहाँ पर कुली आता है और उन दोनों को ट्रेन के आने के बारे में बताता है। यहाँ पर दोनों ट्रेन से जा रही होती हैं, तभी माधवी की फ्रेंड उसे अपनी सारी फोटोज और वो चिट्ठी दिखाने लगती है जो उसके ससुर जी ने उसे बुलाने के लिए लिखी होती है। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक से एक हादसा हो जाता है जिसमें ट्रेन पलट जाती है और ट्रेन सवार सारे यात्री उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और सभी मरीजों का चेकअप कर रहे होते हैं, जिसमें एक माधवी भी होती है। माधवी को होश आता है तो वो उठते ही पूनम के बारे में पूछती है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं, हम किसी का नाम नहीं जानते पर सभी मरीजों को काफ़ी चोट आई है। माधवी उठती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। उसे पूनम और उसका बच्चा दिख जाते हैं। यहाँ पर पूनम काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है। माधवी आती है पूनम के पास बात करने के लिए तो पूनम कायदे से बात भी नहीं कर पा रही होती। यहाँ पर वो माधवी से कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे आज तक नहीं देखा है, मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल रखना, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मेरे पैर भी कट चुके हैं और अब मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगी। वो माधवी से बार बार वचन मांग रही होती है, मुझे वचन दो, तुम मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल रखोगी और मेरी ससुराल जाओगी पूनम बनकर। इस तरह तुम मेरे बच्चे के पास भी रह पाओगी और अपनी ज़िंदगी भी गुजार पाओगी। यहाँ पर पूनम इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और माधवी बन जाती है पूनम। पर डॉक्टर्स दूसरे दिन माधवी से उसका नाम और पता पूछते हैं तो माधवी अपना नाम पूनम बताती है और पता वही बताती है जो पूनम की ससुराल होती है, नैनीताल में। यहाँ पर वो रास्ते में लेकर जा रही होती है बच्चे को तो बच्चा भूखा हो जाता है, जिसके लिए वो दूध लेने के लिए रुकती है तो ड्राइवर उसके पैसे देख लेता है। यहाँ पर ड्राइवर के मन में लालच आ जाता है और वो माधवी को लेकर गलत रास्ते पर चला जाता है। माधवी जब उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो माधवी के साथ लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर बच्चा भी रोने लगता है, जिससे माधवी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो गाड़ी का शीशा खोलकर किसी को मदद के लिए बुला रही होती है, तभी एंट्री होती है इस मूवी के हीरो यानी कि कमल की। कमल अपनी गाड़ी पीछे मोड़ता है और उस गाड़ी के पीछे लगा देता है जिसमें माधवी बैठी होती है। यहाँ पर वो चोर माधवी का बैग लेकर भागने लगता है तो कमल उसके साथ लड़ाई करके वो पर्स वापस लेकर आ जाता है। जाकर माधवी को पर्स देता है और उससे पूछता है कि अब तो ये गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। वो माधवी से उसका पता पूछता है तो माधवी अपने ससुर का नाम बताती
सुनकर कमल खुश हो जाता है और कहता है ये तो मेरे चाचा जी का ही पता है। हम देखते हैं माधवी कमल के घर आ जाती है, जहाँ पर वो कमल की एक डायरी देखती है। यहाँ पर काफ़ी शायरियाँ और की कविताएँ लिखी होती हैं। कमल से पूछती है क्या आपको कविताएँ करने का शौक़ है? कमल कहता है पहले कभी हुआ करता था पर अब मैंने ये सब छोड़ दिया है। यहाँ पर वो माधवी से पूछता है कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी मेरे दोस्त के साथ? हम दोनों बचपन में ही खेला करते थे और आज मैं आपको इस हालत में देख रहा हूँ। मैं पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था, तभी उसी बीच ये सब हादसा हो गया। शंभू काका खाने के लिए आकर पूछता है तो कमल कहता है हाँ इन्हें भूख लगी होगी, इन्हें खाना खिला देना और मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ। यहाँ पर कमल जाने लगता है तो शंभू काका उसे रोकता है कि हर दिन तो जाते हो, आज जाना ज़रूरी है क्या? पर मेहमान है और इतनी जोर की बारिश हो रही है। कमल नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं माधवी को जो कि शंभू काका से पूछ रही होती है तुम्हारे साहब डेली ही पीते हैं? तो शंभू बताता है पहले वो ऐसा नहीं करते थे, उनको पीने की आदत नहीं थी पर एक धोखा मिला जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक लड़की से उनकी शादी हो रही थी, पिताजी के कहने पर उन्होंने बगैर देखे लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी, पर उसी दिन लड़की शादी का घर छोड़कर भाग गई। माधवी ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि शादी कहाँ तय हुई थी? तब शंभू बताता है कि गंगापुर में। और यहाँ पर हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। दूसरे दिन सुबह होती है जहाँ पर माधवी घर को छोड़कर जा चुकी होती है। जब कमल आता है तो शंभू उसे बताता है कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, इंतजार करते हुए वो यहाँ से चली गई। काफ़ी टाइम हो रहा था। यहाँ पर कमल को खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने मेरी बहुत मदद की। इधर माधवी पहुंच जाती है उस घर में जो कि पूनम का होता है। यहाँ पर वो घर के अंदर जाती है तो यहाँ पर उसके ससुर जी यानी कि दीवान जी अपनी नौकरानी को डांट रहे होते हैं। वो माधवी को देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब माधवी बताती है कि मैं पूनम हूँ, आपकी बहू, आपने मुझे खत लिखकर बुलाया था और ये आपका पोता है। यहाँ पे पूनम यानी कि माधवी उसे वो खत निकाल कर देती है जो उसके ससुर जी ने उसे बुलाने के लिए लिखा था। दीवान जी कहते हैं तुमने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा काम किया और अपने पोते को गले से लगा लेते हैं। वो उसे बार बार चूमने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। वो अपनी नौकरानी से कहते हैं कि जाकर अपनी मालकिन को बुलाकर लेकर आओ। मैया जाती है और अपनी मालकिन को बुलाकर लेकर आती है। यहाँ पर वो भी पूनम को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती हैं। कहती हैं तुम आ गई हो तो इस घर में रौनक वापस आ जाएगी, वरना यहाँ उदासी छा गई थी। तभी वहाँ कमल आ जाता है जिसे देखकर दीवान जी अपनी बहू से मिलाने लगते हैं। कमल कहता है मैं इनसे पहले ही मिल चुका हूँ, रास्ते में एक चोर इन्हें परेशान कर रहा था तो मैंने इन्हें उससे बचा लिया था। वहाँ पर पूनम की सास उसको उसका घर दिखाती हैं। दीवान जी अपने पोते को पाकर फूले नहीं समाते हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं। दीवान साहब डॉक्टर को अपनी बहू से मिलाते हैं और कहते हैं जब से ये लोग आए हैं तब से रौनक आ गई है, अब मुझे किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूनम डॉक्टर से कहती है आज से अपने ससुर जी की सारी दवाइयों का ध्यान मैं रखूंगी और उन्हें टाइम पर सारी दवाइयाँ मैं दिया करूंगी। हम देखते हैं पूनम बाजार जाती है दवा लेने के लिए तो वहाँ पर उसे कमल मिलता है। यहाँ पर एक आदमी पूनम को पहचान लेता है और उसे माधवी कहकर बुलाता है। कमल उसे डांटता है और कहता है बहुत से लोगों की सूरतें मिलती हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये दीवान साहब की बहू है। पूनम कमल से कहती है कि क्या ज़िंदगी में किसी गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना ज़रूरी है? यहाँ पर कमल सोच में पड़ जाता है और उस दिन से शराब को छोड़ देने का मन बना लेता है। दूसरे दिन पूनम अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर कमल आता है। पूनम गलती से उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर कमल उसे देखकर कहता है कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आपको हंसना खेलना भी आता है। पूनम कहती है मेरी ज़िंदगी में तो ना कोई उमंग है और ना ही तरंग है, मेरी ज़िंदगी तो बस एक कटी पतंग की तरह है, ये आपके ही कविता के बोल हैं। कमल कहता है वो सिर्फ कविताएं हैं जो कि ज़िंदगी पर लागू नहीं होती हैं। यहाँ पर पूनम के ससुर भी आ जाते हैं जो कमल को देखकर पूछते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ। तभी पूनम वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं सभी के लिए चाय भिजवाती हूँ। यहाँ पर कमल उन सभी लोगों को अपनी बर्थडे की पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया होता है। पूनम के ससुर मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर बहू से पूछ लो, अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। कमल जाता है पूनम से पूछने के लिए क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगी? पूनम मना कर देती है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाती, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर लोग मिलते हैं और वो तरह तरह के सवाल करते हैं। कमल कहता है कि मैंने सोचा था मैं आपको मना लूँगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप आना चाहें तो ज़रूर आ सकती हैं। ये कहकर कमल वहाँ से चला जाता है। तब पूनम उसे खड़ी देखती रह जाती है। दूसरे दिन
बर्थडे की पार्टी हो रही होती है जिसमें सभी लोग आ रहे होते हैं, लेकिन कमल को इंतज़ार होता है पूनम का। यहाँ पर जब पूनम आ जाती है तब वो अपने बर्थडे का केक कट करता है। हम देखते हैं यहाँ पर मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। पूनम भी वहाँ पर मौजूद होती है। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर पूनम कमल से कहती है कि आपकी पार्टी इस तरह से होगी, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर कोई शराब, कोई शोर शराबा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कमल कहता है कि जिस दिन से आपने मुझे मना किया था उस दिन से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। क्या किसी गम को भुलाने के लिए शराब ही एकमात्र सहारा हो सकती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पूनम के ससुर कमल को उसके पिताजी के खत की बात बताते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए बात कर रहे हैं, क्या तुम जाकर उस लड़की को देखना चाहोगे। कमल कह देता है कि उन्हें मना कर दीजिए और मैं किसी लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। इतना कहकर कमल वहां से चला जाता है। तब पूनम कहती है कि क्या ये उस लड़की को बुला नहीं सकते। पूनम के ससुर कहते हैं कि तुम ही इससे बात करके देखो, शायद ये मान जाए। दूसरे दिन पूनम के कहने पर कमल उस लड़की को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो लड़की और उसकी माँ होती हैं। उस लड़की की बातें सुनकर कमल उसे बिल्कुल एक बच्ची की तरह ही समझता है। सब लोग चाय ऑर्डर करते हैं और कमल उसके लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ऑर्डर। तभी वहां पर एक बार डांसर डांस करने आती है। ये और कोई नहीं, वही लड़की होती है जो कैलाश के साथ उस दिन कमरे में माधवी को मिली थी। यहाँ पर कमल भी सोच में पड़ जाता है कि बार बार पूनम के पास आकर गाना क्यों गा रही है। पूनम बाथरूम जाती है, भी सब वहां आ जाती है और कहती है आंचल पे लगे दाग धुल जाएंगे पर जिंदगी में लगे दाग नहीं धुल सकते। दूसरे दिन पूनम मंदिर में बैठी होती है और कहती है, हे माता रानी, तूने मुझे जो दिया है उसे अब वापस छीनने की कोशिश मत कर, मैं बहुत ही दुखी हो चुकी हूँ। तभी वहां पर कमल आ जाता है जो पूनम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, कल तुम मुझे उन लोगों के बीच छोड़कर चली आई थी अचानक से। वो लड़की और उसकी माँ मुझे बहुत ही देर तक पकाते रहे, मैं उन्हें भी किस तरह से बीच में छोड़ कर आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। पूनम घर जाने लगती है तो कमल उसे रोकता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ मेरी नाव में हमसफर बनना चाहेंगी। पूनम उसे अपना हाथ दे देती है और दोनों उस नाव में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मूवी का बहुत ही प्यारा सा एक सॉन्ग जो मेरा फेवरेट भी है। दूसरे दिन पूनम अपने ससुर के साथ घूमने आती है। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि चलकर अपने पुराने यार दोस्तों से भी मिल लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा, क्यों ना हम लोग पुराने दिनों को याद करें। पूनम उन्हें वहां छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर पूनम के ससुर और डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि क्यों ना तुम अपनी बहू की दूसरी शादी करवा दो, जिस बात से दीवान साहब गुस्सा हो जाते हैं। पूनम घर पहुंचती है तो वहां पर ढेर सारे खिलौने रखे होते हैं और यहाँ पर बैठा होता है पूनम का वही पुराना यार कैलाश, जिसे देखकर पूनम गुस्सा होने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तब कैलाश कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी याद खींच कर लेकर आई है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए यहाँ। कमल वहां आ जाता है जो पूनम से कैलाश के बारे में पूछता है तो वो बताता है, मैं इनकी आंटी का दामाद हूँ और यहाँ पर इनसे मिलने आई हूँ, काफी टाइम से मुझसे नाराज थी। कैलाश पहुंच जाता है सब्बों के पास जो कहता है कि कल शाम 6 बजे पूनम अपना फैसला सुनाएगी, वो मेरी बात मानती है या नहीं। यहाँ पर उसने पूनम से पैसों की बात की होती है। वो ये कहता है कि तुमने इतना बड़ा हाथ मारा है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे उस दीवान की दौलत में आधा हिस्सा चाहिए। पूनम गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारे दौरों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है और घर पहुंचती है। यहाँ पर वो काफी डरी हुई होती है, जिसे देखकर उनके ससुर जी पूछने लगते हैं कि किस बात से इतना डरी हो और उसे पैसे देते हैं रखने के लिए। पहले तो पूनम मना करती है पर फिर सास ससुर दोनों के कहने पर वो पैसे रखने के लिए ले लेती है। दूसरे दिन कमल पूनम के घर आता है, साथ में उसकी बहन भी होती है जो कि बाहर पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर वो सभी से मिलने के लिए आई हुई होती है। कमल और उसकी बहन पूनम को पिकनिक चलने के लिए कहते हैं उसके ससुर जी की राय, जिससे पूनम पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर कमल की बहन की ढेर सारी फ्रेंड्स होती हैं जिनसे कमल की बहन कमल की शादी करवाना चाहती है। वो कहती है, आप जिस लड़की को बताओगे उससे आपकी शादी हो जाएगी। पिकनिक से जब पूनम घर वापस आती है तो यहाँ कैलाश बैठा हुआ मिलता है। उसके ससुर जी कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलने आए हैं। तो पूनम कहती है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और मैं इन्हें नहीं जानती। कैलाश कहता है, मैं कहता था ये अभी तक मुझसे नाराज है। यहाँ पर पूनम से कहता है कि मुझे एक बार मुन्ने को देखना है। उसके ससुर जी के कहने पर वो उसे मुन्ने को दिखाने ले जाती है। ऊपर जाकर वो पूनम से पैसे मांगता है और कहता है, मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे कीमत चाहिए होती है। यहाँ पर वो मुन्ने के लिए एक चैन लेकर आया होता है जो कि पीतल की होती है। पूनम उसे 5,000 रुपए दे देती है। उसके जाने के बाद उस चैन को उठाकर बाहर फेंक देती है। कैलाश उसे उठाने लगता है तो रमैया उसे देख लेती है। वो चैन जाकर रमैया को दे देता है
कहता है अगर मुझे कुछ चीज़ जाननी हो तो तू मेरी मदद करेगी या नहीं। रमिया उससे बात कर रही होती है, तभी उसका भाई पीछे से आ जाता है, जिसे देखकर कैलाश भाग जाता है। दूसरे दिन कमल से उसकी बहन पूछ रही होती है कि मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, आपको कौन सी लड़की पसंद है, आप बताइए। आप जिस लड़की को पसंद करेंगे उससे आपकी शादी करवा दी जाएगी। कमल कहता है मुझे जो पसंद है वो सबसे अलग है, तुम्हारी दोस्तों में वैसा कोई भी नहीं है। पर वो पूनम का नाम लेता है, जिसे सुनकर कमल की बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या पूनम भी भाभी की आड़ में तुम्हारे ऊपर डोरे डालती रही है। जिसे सुनकर कमल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूवी का टाइटल सॉन्ग। दूसरे दिन पूनम के ससुर एक पॉलिसी के कागज लाते हैं और उस पर पूनम से साइन करने के लिए कहते हैं। पहले तो पूनम हिचकती है, फिर सोचती है कि अब मुझे ये जिम्मेदारी उठानी है। वो उस पॉलिसी के कागज पर साइन कर देती है और साथ ही एक लेटर लिखती है कमल के लिए, जिसमें वो अपनी असलियत कमल को बता रही होती है। जब नौकर वो लेटर लेकर जा रहा होता है तो वो लेटर पूनम के ससुर जी के हाथ लग जाता है। वो उससे पढ़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें पूनम की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो पूनम नहीं बल्कि माधवी है और उसी से कमल की शादी होने वाली। और उनका रवैया बदल जाता है। जब पूनम उनसे खाने के लिए पूछने आती है तो वो कहते हैं मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता और मैं अपना काम खुद ही करूंगा। यहाँ पर कमल और कमल की बहन आते हैं पूनम को होली में बस्ती में जाकर रंग खेलने के लिए, जहाँ पर उसके ससुर जी कहते हैं घर की मालकिन है, जहाँ चाहे वहां जा सकती है। यहाँ पर कमल पूरे बस्ती वालों के सामने पूनम की मांग में गुलाल भर देता है और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं, जहाँ बस्ती वाले भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर राजी हो जाते हैं। हम देखते हैं पूनम घर पहुंचती है तो उसके ससुर जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे इस तरह से रंगा हुआ देखकर कहते हैं कि तुम आज इस तरह से बाहर गई थी, तुम्हें घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और ये लेटर तुम्हारा मुझे मिल चुका है। तुम अपनी असलियत जो कि आज तक छुपाती आई हो, क्या लेने आई थी इस घर में। पूनम कहती है आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और वो वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है कि वहां पर कैलाश पहले से ही बैठा होता है। कैलाश को देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। कैलाश कहता है मुझे आज पैसे नहीं चाहिए बल्कि आज तुम चाहिए, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। पूनम गुस्सा हो जाती है और जलती हुई आग उठा लेती है। यहाँ पर वो राकेश से लड़ाई करने लगती है और कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी शोर सुनकर घर वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पर पूनम बच्चे को देखकर उससे प्यार करने लगती है, जिसे उसके ससुर जी देख रहे होते हैं कि पूनम कितना चाहती है उस बच्चे को। रात होती है और पूनम उस बच्चे के पास जाती है, उसे प्यार करती है और उस घर को छोड़कर जाने लगती है। वो अपने ससुर जी के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो उनके सर के पास चाबियां रख देती है और उनके पैर छूकर घर से निकलने लगती है। तभी पीछे से आकर लाइट जला देते हैं और पूनम से कहते हैं मैं जानता था कि तुम इस घर को छोड़कर जरूर जाने की कोशिश करोगी। पूनम सूटकेस निकाल कर दिखाने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं लिया है। इसी में कपड़ों के बीच से कमल की फोटो गिर जाती है, जिसे पूनम के ससुर जी देख लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ आई तो थी पर अब यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी डोर सभी के साथ बन गई है। जब मेरी सास वापस आएगी और तुम्हारे लिए पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा, और जब मुन्ना रोएगा अपनी माँ को पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। मैं तुम्हारी शादी कमल से करवा दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओ और इस घर की इज्जत बचाने के लिए यहीं रहो। यहाँ पर पूनम अपने ससुर जी के पैर में गिर जाती है और कहती है आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इधर कैलाश पहुंचता है सब्बू के पास, जहाँ सब्बू उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कैलाश ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है हमारे पास अभी पैसा नहीं है और ना ही हम इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। वो उसे डॉक्टर के पास भेजता है कि वो इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक दे। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं और सब्बू को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वो कहते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते और दोबारा यहाँ मत आना। सब्बू बाहर आती है, कैलाश से बताती है कि मैंने हर कोशिश करी पर डॉक्टर नहीं माना है। दूसरी तरफ कमल आता है दीवान जी के पास, यहाँ पर उनसे बातें कर रहा होता है। पर दीवान जी कहते हैं कि वो अपनी बहू की शादी करना चाहते हैं, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे बताओ, मैं अपनी बहू की शादी कर दूंगा। कमल कहता है कि अगर समाज के सामने किसी लड़के ने किसी लड़की की मांग में गुलाल भर दिया हो और उस लड़की ने भी स्वीकार कर लिया हो तो क्या दोनों की शादी हो सकती है। यहाँ दीवान जी कहते हैं बिल्कुल हो सकती है। कमल कहता है वो लड़का मैं हूँ और वो लड़की आपकी बहू है, क्या हमारी शादी हो सकती है। दीवान जी हाँ कर देते हैं। कमल जाता है पूनम के पास, बताता है कि दीवान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब उस कटी पतंग को नई डोर के साथ मैं उड़ाऊंगा और उसे एक नई दिशा दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कमल के पिताजी आते हैं और दीवान जी उससे बात कर रहे होते हैं। कमल के पिता मना करते हैं कि किसी और की पत्नी को और एक बच्चे की माँ को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ। तभी वहां पर पूनम आ जाती है, जिसे देखकर कमल के पिता सोचने लगते हैं कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। तब दीवान
जी बताते हैं कि ये तुम्हारे मरे हुए दोस्त की भांजी है, वही जिसके साथ कमल की शादी तय हुई थी। उसने एक खत लिखा था कमल को, जो कि मैंने पढ़ लिया और मैं इसकी सारी असलियत जान गया था। हम देखते हैं यहाँ पर कैलाश आता है, जो कि रमैया से घर के सारे राज जानने के लिए आता है। यहाँ पर वो उसके लिए झुमके लाता है और मौका पाकर दीवान जी के दूध में नींद की गोलियां मिला देता है। तभी वहां पर पूनम आ जाती है, जिसे देखकर रमैया कैलाश को छुपा देती है, लेकिन रमैया का भाई कैलाश को देख लेता है और रमैया को डांटने लगता है। दूसरी तरफ पूनम दूध लेकर दीवान जी के पास जाती है, जहां दीवान जी उसे बताते हैं कि कल की गाड़ी से तुम्हारी सास वापस आ रही है और ये वो कागज है जिसमें मैंने वसीयत लिख दी है। मैंने लिख दिया है कि मेरे बाद मुन्ना की सारी देखभाल तुम ही करोगी और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी हो जाएगी, इसलिए जब वो 20 साल का हो जाएगा तब वो उसकी दौलत उसके पास आ जाएगी। यहाँ पूनम कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इस बात से दीवान जी खुश हो जाते हैं और दूध पीकर आराम से सो जाते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन पूनम चाय लेकर आती है दीवान जी के लिए, उन्हें जगाती है पर वो नहीं उठते हैं। यहाँ पर पूनम डर जाती है और बाहर की तरफ भाग कर जाती है। वो डॉक्टर साहब के पास फ़ोन मिला रही होती है, तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं। वो पूनम से पूछते हैं कि उन्हें दीवान जी से कुछ काम है, किसी और ने भी इस घर की बहू होने का दावा किया है। यहाँ पर पूनम चौंक जाती है और कहती है कि वो अभी सोए हुए हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं इंतज़ार कर लूँगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं। वो पूनम से पूछते हैं कि इतनी जल्दीबाजी में तुमने मुझे बताए बगैर फ़ोन क्यों काट दिया, दीवान को क्या हुआ है। सभी लोग दीवान जी के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं और बता देते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब इंस्पेक्टर पूनम से कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला, ये क्यों कहा कि वो सो रहे हैं, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। यहाँ पर डॉक्टर पूनम को दिलासा दे रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जाकर एक बार अपना बयान थाने में लिखवाया हो। पूनम इंस्पेक्टर के साथ थाने चली जाती है। दूसरी तरफ कमल और पूनम की सास भी घर में आ जाती हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि दीवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर पूनम की सास बहुत दुखी हो जाती हैं और जाकर उसके पास बैठकर रोने लगती हैं। यहाँ सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं। दूसरी तरफ पूनम थाने में होती है, जहाँ पर सबो बैठी होती है। यहाँ पर कमल आता है, जो कि पूछता है कि आप इसे किस अपराध में लेकर आए। यहाँ वो सबो को देखता है और कहता है कि तुम तो एक डांस करने वाली हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पर कमल बताता है कि ये क्लब में डांस करती है। वो कहती है मैंने आपको पहले ही बताया था मैं क्लब में डांस करती हूँ, इसीलिए दीवान जी ने मुझे अपनी बहू मानने से अस्वीकार कर दिया था। तब कैलाश वहाँ आता है और बताता है कि ये पूनम नहीं बल्कि माधवी है और मेरी शादी हुई है और ये मेरी पत्नी है। वो बताता है कि रास्ते में ट्रेन का सफ़र करते वक्त पूनम ने अपनी सारी बात माधवी को बताई थी और माधवी के दिल में गलत विचार आ गया था। उसकी दौलत लेने के चक्कर में वो उसका बच्चा लेकर दीवान जी के घर पहुंच गई और अपने आप को पूनम बताकर वहां पर रहने लगी। यहाँ पर पूनम कैलाश से कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तब कमल पूछता है कि तुम्हारी असलियत क्या है। माधवी बताती है कि मेरी दोस्त पूनम अब इस दुनिया में नहीं रही और वो उसी ट्रेन हादसे में मर चुकी है। यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास एक फ़ोन आता है और इंस्पेक्टर को पता चलता है कि दीवान जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि नींद की गोलियों से हुई है। यहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। दास तब भी चाल चलता है और कहता है कि माधवी किसी का खून नहीं कर सकती। यहाँ पर माधवी कमल को मनाने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे गलत मत समझिए। दूसरी तरफ दीवान जी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर पूनम को लाया जाता है। यहाँ पर पूनम को देखकर पूनम की सास बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और उसे भला बुरा कहने लगती हैं। कहती हैं कि इस लड़की को यहाँ से तुरंत भगा दो, इसकी वजह से ही आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। कमल आता है, अब पूनम से बात करने लगता है। वो कहती है मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे सर पर जो कलंक लगा है उसे साफ कर दीजिए। कमल कहता है कि इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद तुम मुझसे किस तरह की उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ पर पूनम वापस इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन के लिए चली जाती है। हम देखते हैं पूनम की सास जब घर पहुंचती है तो वहां पर सबो पहले से बैठी हुई होती है। वो पूनम की सास को देखकर उसे पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपकी असली बहू हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। कमल उसे डांटने लगता है। पूनम की सास कहती है कि ये भी उस लड़की की तरह धोखेबाज है, इसे तुरंत घर से निकाल दो। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर सबो अपना मुंह छुपा लेती है। तब डॉक्टर पूछते हैं ये कौन लड़की है। कमल बताता है यही वो लड़की है जिसने पूनम होने का दावा किया है। तब डॉक्टर बताते हैं कि ये मेरे हॉस्पिटल आई थी और इसने मुझसे गलत काम करने के लिए कहा था, मैंने इसको डांट कर भगा दिया था। यहाँ पर कमल के पिता आते हैं और वो बताते हैं कि माधवी यानी कि पूनम वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी और उसने अपनी असलियत तुमको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन वो खत दीवान जी को मिल गया था। मुझे सारी सच्चाई बताई और वो तुम्हारी और माधवी की शादी वापस से करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ वो बच्चा हाथ में एक शीशी लेकर भाग रहा होता है, जिसके पीछे जीतू भाग रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं
वो सीसी देखकर डॉक्टर जान जाते हैं कि इसमें नींद की गोलियां थी। कमल रमैया को बुलाता है और कहता है कि दूध किसने बनाया था। रमैया कहती मैंने बनाया था। तो कमल उसे एक झापड़ लगाकर पूछता है कि दूध में नींद की गोलियां किसने मिलाई थी। तब जीतू और रमैया दोनों सच बता देते हैं कि उस दिन कैलाश यहाँ पर आया था। हाँ, कमल आता है पूनम से मिलने के लिए और कहता है कि तुम्हारे दामन पर जो दाग लगा है मैं उसे मिटा कर रहूंगा। मैं सारी असलियत जान चुका हूँ और तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहुंच जाता है कैलाश और सबों से मिलने के लिए उनके घर पर। दोनों चौंक जाते हैं कमल को देखकर। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गए। कमल एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि आप इसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। सबो कहती है आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं जानती। तो कमल कहता है ये वही आदमी जिसकी पत्नी होने का आपने दावा किया है। वो बताता है मैंने एक प्लान बनाया था माधवी के साथ मिलकर दीवान जी की सारी दौलत लेने के लिए और आप दोनों ने सब बेकार कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। मुझे आधी दौलत चाहिए। मैं एक इशारा करूंगा और दीवान जी की पत्नी आपको अपनी बहू मान लेंगी। तभी वहां पर माधवी भी आ जाती है जो कैलाश से कहती है कि पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है और असली कातिल को पकड़ लिया है। मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ से हम दोनों भाग चलते हैं। तभी पर्दे के पीछे छुपी सबू बाहर आ जाती है और माधवी को एक तरफ कर देती है। कहती है कि इसके लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए और तू आई है इस पर अपना हक जताने के लिए। मैं इससे किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है और वो उन दोनों को हिरासत में लेने की बात करता है। वो कमल को धन्यवाद करता है कि उसने इतनी बड़ी हेल्प करी पुलिस की इन दोनों को पकड़वाने में। कमल एक रिकॉर्डर निकालता है और कहता है मैंने इसमें इन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, जो कि पुलिस को सबूत के तौर पर दे देता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर माधवी को अपने साथ चलने के लिए कहता है एक बार बयान लिखवाने के लिए। कमल राजी हो जाता है और कहता है कि कल वो आकर माधवी को अपने साथ ले जाएगा। दूसरे दिन कमल इस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर माधवी पहले ही जा चुकी होती है। वो कमल के लिए एक खत छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और सबसे दूर कहीं जा रही है। कमल उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर माधवी जा रही होती है। वो माधवी को बुलाता है और कहता है कि वापस चलना होगा तुम्हें उस बच्चे के लिए जो तुम्हारी ममता के लिए तरस रहा है, उस सास के लिए जो तुम में अपना सहारा ढूंढ रही है। और यहाँ पर तो माधवी मना करती है, फिर राजी हो जाती है कमल के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। और यहाँ पर मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग प्ले होता है और मूवी यहीं से डे एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।